हाँ जी बच्चों, वेलकम। ये बेटा जो यूनिट है वेव ऑप्टिक्स है, आपको पता ही है। और इसमें जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में ये लेक्चर नंबर 3 है। पूरी तरह से टॉपिक जो है थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको इसे समझना है। वैसे अच्छा टॉपिक है। रेलेस क्राइटेरिया ऑफ लिमिटिंग रिजोल्यूशन। देखो पहले तो मतलब ही समझ लो। देखो बेटे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ब्राइट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसे जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, जैसे चाहे हम देखें किससे भाई, माइक्रोस्कोप से, या देखें टेलीस्कोप से, तो बेटे हमें उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। यानी हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलती है, वो पॉइंट इमेज नहीं मिलती है, बल्कि एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है, सेंटर में चमकदार, और फिर डार्क, और फिर ब्राइट। इस तरह की फ्रिंज पैटर्न मिलता है ना। तो इस वजह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसका कौन सा पैटर्न मिलता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब अगर आप दो पास पास की चीजों को देखें तो हो सकता है वो आपको अलग अलग दिखाई दें, और हो सकता है आपको दूर से देखने पर वो अलग अलग दिखाई ना दें। जैसे मैं एक एग्जांपल ही देता हूं आपको। जैसे आपके पास अखबार हो, तो अगर आप उसे पास से देख रहे हैं अखबार को, तो आपको अक्षर अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हें ही अखबार को धीरे धीरे अपनी आंखों से दूर करते चले जाओ, तो तुम फिर उन अक्षरों को पहचान नहीं पाओगे, उनमें अंतर को समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो। D1 का नाम है सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। याद करो, D1 का क्या नाम है। आप दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और हम जानना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग दिखाई देंगी या आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगी, आप उन्हें रिजॉल्व कर पाएंगे या रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स में इस बात को समझने के लिए हमें दो चीजें नापनी होती हैं। एक तो D1 क्या है, सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की दूरी। ठीक है। और D2 का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमम ऑफ एनी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमम के बीच की दूरी, है ना। जो मिनिमम पास पड़ रहा हो वो वाला ले लेना है, चाहे पहली ऑब्जेक्ट का मिनिमम हो या दूसरी का, इससे मतलब नहीं है। तो D1 का नाम है सेपरेशन बिटवीन, बोलो, द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और D2 का नाम याद करो, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब चीजें हमें साफ साफ दिखाई देंगी या नहीं, इसके लिए रूल समझो। चीजें हमें वेल रिजॉल्व दिखाई देंगी, यानी दोनों को हम अलग अलग पहचान पाएंगे। कब, जब D1 इज ग्रेटर देन D2 हो। अगर D1 D2 से बड़ा है तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिखाई देंगी, बिल्कुल साफ अलग अलग। और अगर D1 और D2 बराबर हैं तो जस्ट रिजॉल्व, यानी हमें बिल्कुल अब यहां पर अलग अलग दिखाई दे रही हैं दोनों, बस। लेकिन अगर आपका D1 छोटा रह जाएगा D2 से, D1 इज लेस देन D2, या आप उल्टा कह सकते हो D2 इज ग्रेटर देन D1, कुछ भी कह लो, है ना। तो फिर आपको चीजें अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। चीजें वो दो होंगी, लेकिन तुम दोनों को अलग अलग देख नहीं पाओगे। इसको मैं एक डायग्राम से भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा देखो, देखो जरा, शायद क्लियर हो जाएगा इससे काफी। देखो देखो, मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा करता हूं बेटा, जूम कर रहा हूं। देखो, अब ये क्या है, देखो ये पहला मैक्सिमा है, ये दूसरा मैक्सिमा है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी ये वाली D1। ये हमारे हिसाब से D1 है। और फर्स्ट मैक्सिमा और पहला मिनिमा के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी D2। तो अगर D1 बड़ा होगा D2 से, देखो ये दो ऑब्जेक्ट के ना आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाए गए हैं। ये एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है और ये दूसरी ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो इसमें हमें दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस को D1 कहते हैं,
और एक सेंट्रल मैक्सिमा और पहला मिनिमा, उनके बीच की डिस्टेंस को d2 कहते हैं। तो देखो ये 3 बार हमने दिखाए हैं और आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कब वो अलग अलग दिखाई देती हैं और कब वो अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं। तो अगर d1 बड़ा होगा d2 से, है ना, तो d1 अगर बड़ा होगा d2 से, देखो यहां d1 सबसे बड़ा यहां पर है, ठीक है, तो ये d1 यहां बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चीजें हैं वेल रिजॉल्व। यहां d1 और d2 बराबर हैं, तो चीजें हैं जस्ट रिजॉल्व्ड। और यहां पर देखो d1 छोटा रह गया है, केयरफुली देखो तो तुम्हें d1 छोटा महसूस हो भी रहा होगा। तो यहां d1 छोटा रह गया है d2 से, d2 बड़ा है। तो ये जो हैं चीजें आपको कैसी महसूस होंगी, अनरिजॉल्व्ड। तो ये सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, ध्यान रहेगा। अब बताओ कब चीजें वेल रिजॉल्व्ड होती हैं, जब d1 इज ग्रेटर देन d2। तो यहां है वेल रिजॉल्व्ड, वेल रिजॉल्व्ड। यहां पर जस्ट रिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व्ड। और यहां पर हैं अनरिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड। तो मेरा अंदाज है इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई है, ठीक है, ओके है यहां तक। अब देखो बेटे इसके बाद वाली बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो, सारा समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो देखो ये वाले पेज की सारी बात हो गई, मैं जरा छोटा कर दे रहा हूं, जूम हटा दे रहा हूं, सिंपल कर दे रहा हूं मैं, तो ये हो गया। अब देखो बेटे एक चीज और हमें समझनी है, वो समझो, उसे कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यानी दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, दोनों के बीच की इतनी दूरी है कम से कम कि हमें दोनों अलग अलग नजर आ रही हैं, और इस दूरी से अगर कम दूरी कर दें तो हमें वो अलग अलग नजर नहीं आएंगी। तो वो मिनिमम डिस्टेंस या वो मिनिमम सेपरेशन, ये एंगुलर सेपरेशन भी हो सकता है, एंगल से भी नाप सकते हैं, है ना, एंगुलर सेपरेशन भी नाप सकते हैं और डिस्टेंस के टर्म्स में भी नाप सकते हैं। तो वो एंगुलर सेपरेशन या वो लीनियर सेपरेशन जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें अलग अलग नजर आती हैं, है ना, वो मिनिमम से मिनिमम दूरी लीनियर या एंगुलर, ताकि दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हमें अलग अलग दिखाई दें, जस्ट सेपरेटेड दिखाई दें, उसको फिजिक्स में कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और उसका रेसिप्रोकल ले लें तो उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। तो देखो मैं तुम्हें दोनों ही डेफिनेशन एक बार दिखाता हूं, जरा देखो, देखो जरा पहले याद भी करनी है आपको, ध्यान से देखो, दिख रही है भाई डेफिनेशंस। तो हेडिंग क्या है जरा पढ़ो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन। ये सेपरेशन लीनियर यानी कि एक डिस्टेंस के टर्म में भी नापा जा सकता है, और एंगुलर एक एंगल के टर्म्स में भी नापा जा सकता है। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, समझना, है ना, तो ये तो हो गया लीनियर सेपरेशन, ऐसे नाप लो। या यहां से आप देख रहे हो, ये हम देखने का ऑब्जर्वर है, तो इसने इस ऑब्जेक्ट को देखा और इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल के टर्म्स में भी इसे नापा जा सकता है, इसे कहेंगे एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, द स्मॉलेस्ट लीनियर सेपरेशन, या तो ये डिस्टेंस नाप लो d, या एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड, ताकि आपको ये दोनों चीजें ऑब्जेक्ट नंबर 1 S1 और S2 अलग अलग दिखाई दे रही हैं, S1 अलग S2 अलग, इतनी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ताकि S1 और S2 हमें अलग अलग दिख पाएं। तो इस डिस्टेंस को ही कहते हैं हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, या इस एंगल को ही कहते हैं एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एंगल के टर्म्स में भी नाप सकते हो। और इसका रेसिप्रोकल ले लो तो उसे कहेंगे रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी 1/d भी कह सकते हो, या 1/ एंगल 1/d थीटा भी कह सकते हो। d थीटा छोटा सा एंगल है, d डिस्टेंस है ना, तो 1/d या 1/d थीटा
इसके टर्म्स में रिजॉल्विंग पावर नापी जाती है। एक अच्छे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, या तो समझ लो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होनी चाहिए या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होनी चाहिए। दोनों बातें सही हैं। एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो दो बहुत पास पास की ऑब्जेक्ट को भी हमें अलग अलग क्लियरली दिखा सके, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होनी चाहिए। अब देखो दो इंस्ट्रूमेंट बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें स्टडी करना है। एक है माइक्रोस्कोप। तो मैं बता रहा हूं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, ठीक है। तो आरपी, आरपी माने रिजॉल्विंग पावर, इक्वल्स टू 1/d। डी समझ ही गए होगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन है, जिसे हम कह सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। याद कर लो क्या फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, खाली आपको फॉर्मूला याद करना है। तो 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर जो है ना बेटा, वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब देखो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पर। जैसे हम अब देख रहे हैं इस समय, तो मेरे और कॉपी के बीच में एयर है, यहां क्या है, एयर भरी हुई है ना। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है ना, यानी 1 है, म्यू की वैल्यू 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। लेकिन अभी मैं कोई ऑब्जेक्ट है उसे माइक्रोस्कोप से देखूं, लेकिन उसे ऑयल में, ट्रांसपेरेंट ऑयल में मैं इमर्स कर दूं। नहीं समझ में आया या आ गया? किस में इमर्स कर दूं? ट्रांसपेरेंट ऑयल में, और माइक्रोस्कोप से देखूं तो अब जो है वो हमारे जो आपका माइक्रोस्कोप है और ऑब्जेक्ट है उसके बीच में एक ऑयल भर गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.3 है, मान लीजिए, तो 1 से ज्यादा हो गया ना, तो म्यू बढ़ने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, इसीलिए ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप्स आर बेटर। यानी चीजों को अगर आप किस में रख के देखेंगे, ऑयल में, ट्रांसपेरेंट ऑयल में, एयर में रखने की बजाय ट्रांसपेरेंट ऑयल में रख के देखेंगे, तो यू विल गेट मोर रिजॉल्विंग पावर। आपको दो ऑब्जेक्ट्स जो पास पास के हैं वो आपको अलग अलग जल्दी से दिखाई देंगे, ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। दूसरी बात है लैम्डा। लैम्डा जितना ज्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। उल्टा सोचो, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए लैम्डा को कम करिए आप, है ना। अब जरा मैं समझाता हूं तुम्हें इन दोनों बातों को, है ना। अगले पेज पे और डिटेल जरा मैं एक क्लिप हटा रहा हूं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना भाई, अभी समझा रहा हूं, ध्यान बढ़ाना जरा। यानी पहली बात मैंने तुम्हें क्या बताई, कौन से माइक्रोस्कोप बेटर हैं? ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप्स में ज्यादा रिजॉल्विंग पावर मिलती है। ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप्स, इसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को एक ट्रांसपेरेंट ऑयल में डुबोकर देखा जाता है। ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑयल में। ये क्या भरा हुआ है, ऑयल। इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बढ़ जाएगा, तो म्यू बढ़ जाने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। दूसरी बात मैंने बताई आपको, लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा जितना कम करोगे रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। अब देखो, जैसे मैं लाइट की बात करूं तो लाइट में हमें विबग्योर, ये 7 रंग हैं। इधर जाने से वेवलेंथ बढ़ जाती है, इधर लगभग 8000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ है, इधर लगभग 4000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ है। तो तुम बताओ किस लाइट से ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करना फायदेमंद है? आंसर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू टाइप की लाइट से अगर इल्यूमिनेट करोगे तो आपको रिजॉल्विंग पावर ज्यादा मिलेगी, और अगर रेड लाइट से इल्यूमिनेट करोगे तो रिजॉल्विंग पावर कम मिलेगी।
आगे तुमने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी हुई है, मैं फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा। जो बेटे आपने पढ़ा है उसको जरा मैं एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये हाइगेंस प्रिंसिपल है, हाइगेंस नहीं है बल्कि, हाँ क्या पढ़ा है तुमने बताओ जरा। हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, पढ़ा है तुमने। हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, इसे डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। हाइगन गलती से कह गया था मैं, डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। और इसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर h/mv। अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला मैं डेराइव भी करूंगा, याद भी रखो, 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रम। इतने वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएटेड होती है। v का नाम ध्यान से सुन लेना, पोटेंशियल डिफरेंस। जिस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया है, मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सीलरेट किया, तो 100 का √ ले लो 10, तो 10 का डिवाइड लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो 1.227 एंगस्ट्रम हो जाएगी। अगर V की वैल्यू 100 वोल्ट ले लें, V की वैल्यू 100 वोल्ट अगर हम ले लें, ठीक है। देखो ये वेवलेंथ आप देखो 4000 से कितनी छोटी है, 1 एंगस्ट्रम, ये 4000 एंगस्ट्रम, ये 8000, ये 1। तो इस तरह से ये वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, उनकी रिजॉल्विंग पावर बहुत बहुत ज्यादा होती है। अगर तुमने बायोलॉजी में थोड़ा ध्यान दिया हो तो सेल का आपने देखा होगा, किताबों में सेल का फोटो बना होता है, उसमें बहुत सारी चीजें डायग्राम में दिखाई जाती हैं। ये क्या है भाई, ये राइबोसोम्स हैं, ये गोल्जी बॉडीज हैं, ऐसे करके बहुत सारी, ये सेंट्रल है, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। यानी एक सेल के अंदर भी हम इतना डिटेल कैसे देख पा रहे हैं? आंसर, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो बहुत छोटी चीजें भी हमें अलग अलग दिखाई देने लग जाती हैं, रिजॉल्विंग पावर वेरी वेरी हाई हो जाती है, तो हम अलग अलग चीजों को पहचान पाते हैं। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उनका लैम्डा बहुत कम होता है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है तो दो काम करो, या तो ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप यूज करो, उससे म्यू बढ़ जाएगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। और अगर आप लाइट में ही देखना चाहते हो आप, तो आप भाई साहब नीले रंग की रोशनी में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू टाइप की लाइट में देखो, तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। और तीसरी बात, अगर बहुत हाई रिजॉल्विंग पावर चाहते हो तो फिर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करो। ये बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इससे आप एक सेल के अंदर भी जो चीजें, हम एक सेल को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके एक सेल के अंदर भी डिफरेंट चीजों को हम देख पाते हैं। ठीक, अब माइक्रोस्कोप वाली बात खत्म हो गई। अब बात कर रहा हूं मैं टेलीस्कोप की, ध्यान से सुनो। टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के काम आता है, और उसकी भी हम रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर 1/थीटा, थीटा के टर्म्स में नापी जाती है। ये एंगल बहुत छोटा होता है, चाहो तो डी थीटा भी लिख सकते हो, छोटा एंगल होता है। तो 1/d थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है d/1.22 लैम्डा। डी का नाम बहुत ध्यान से सुनो। एक टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, ये लेंस आकार में बहुत बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, या ये मिरर भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मिरर। और दूसरा होता है आई लेंस, आई पीस। आई पीस बहुत छोटा होता है आकार में, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा लिया जाता है साइज में। जितना बड़ा लोगे उतना ही फायदा है। अब कई बच्चे पूछते हैं, सर ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा लेने की सलाह क्यों दी जाती है? वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण रिजॉल्विंग पावर भी है। क्योंकि जितना डायमीटर बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर जितना बड़ा होगा, रिजॉल्विंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए रिजॉल्विंग पावर को
बढ़ाने के लिए ही डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव बड़े से बड़ा लेना चाहिए। याद रहेगा। एक और बात समझ लो बेटा, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम किसी लाइट से उसको इल्यूमिनेट करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर किसी लाइट से लाइट उस ऑब्जेक्ट पर हम फेंक रहे हैं और उस रिफ्लेक्टेड लाइट से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, छोटी से छोटी वेवलेंथ लाइट की यूज करनी चाहिए। लैम्डा छोटा होगा तो रिजॉल्विंग पावर आपको ज्यादा मिलेगी। तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है कि आप ऑब्जेक्टिव का डायामीटर बढ़ाइए। ऑब्जेक्टिव लेंस का या ऑब्जेक्टिव मिरर का आप डायमीटर बढ़ाइए। जितना डायमीटर ज्यादा लेंगे उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा मिलेगी। और ऑब्जेक्ट को जिस लाइट से इल्यूमिनेट कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कम से कम रखिए, तो रिजॉल्विंग पावर आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी मैंने समझा दी है, और बच्चों ये टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी समझा दी है। ठीक है, तो ये सारा आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ये सारा आपका कवर हो जाना चाहिए। इसी के साथ थियोरेटिकली ये चैप्टर जो डिफ्रैक्शन है ये फिनिश हो जाता है। अब न्यूमेरिकल्स खाली इसके रह गए हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटे।